हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मान चौहान। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको sciatica के बारे में बताया था 2 वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, और अगर आप जानना चाहते हो कि sciatica के कितने रीजन होते हैं, किन-किन रीजन से sciatica हो सकता है और sciatica क्या होता है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बताया कि इनको sciatica है, तो इससे पहले जो 2 वीडियो डाली है स्लिप डिस्क के लिए और sciatica के लिए, उनको देखना ना भूलिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ sciatica का एक मेन रीजन होता है स्टेनोसिस। तो वो मैंने कल वाली वीडियो में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, आज उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती स्टेनोसिस में सिम्टम्स कैसे आते हैं, क्योंकि एमआरआई में हो सकता है आपने किसी से पढ़वा ली हो या आप खुद पढ़ ली हो, अगर अच्छे पढ़े लिखे हो तो उसमें लिखा आता है स्टेनोसिस, सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस, फोरामेन कनाल स्टेनोसिस, क्योंकि एमआरआई में हिंदी में तो लिखा नहीं होगा। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो आप उलझ जाओगे, एमआरआई में तो आपकी इंग्लिश में लिखा होगा। तो अगर आपकी एमआरआई में ऐसा लिखा है सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस, फोरामेन कनाल स्टेनोसिस या लेटरल रेसिस स्टेनोसिस, इस तरीके से लिखा हुआ आता है स्पाइनल कनाल स्टेनोसिस, तो ये सारे स्टेनोसिस की वजह से होता है। अब उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, देखिए आपको सिम्टम्स किस तरह के गएंगे। ये ज़्यादातर जो होता है वो बड़ी उम्र में होता है, 40 से जो ऊपर के लोग होते हैं उनको ये दिक्कत ज़्यादा सताती है। स्लिप डिस्क में सिम्टम्स होते थे कि जैसे आप एक्सटेंशन में जाते हो, ऐसे कमर को करते हो ऐसे, तो उसको रिलीफ मिलता है। स्लिप डिस्क वाले पेशेंट को एक्सटेंशन में इस तरीके से जाने में रिलीफ मिलता है। लेकिन स्टेनोसिस वाले केस में क्या होता है, अगर पेशेंट इस तरीके से करता है तो उसका दर्द और ज्यादा बढ़ता है। अगर वो इस तरीके से झुकता है या झुक के बैठता है तो उसको रिलीफ मिलता है, और अगर वो सीधे होकर चलने की कोशिश करता है इस तरह, तो उसके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ते हैं। जैसे कमर में पेन आता है तो कमर में पेन तब उसका बढ़ जाता है जैसे वो सीधे होकर चलता है। अगर वो ऐसे झुक के चलेगा तो उसको रिलीफ मिलता है। और कई केसेस में तो ऐसे देखा जाता है कि स्टेनोसिस के जो पेशेंट होते हैं जिनको स्टेनोसिस हो जाता है, sciatica का रीजन स्टेनोसिस होता है, सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस या फोरामेन कनाल स्टेनोसिस, तो वो पेशेंट जरा सा झुक के चलने लगता है क्योंकि उसको रिलीफ महसूस होता है, सीधा उससे चला नहीं जाता। अब आप समझ गए होंगे किस तरह के सिम्टम्स आएंगे। और ज्यादातर अगर पेशेंट ज्यादा खड़ा होता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसकी लेग में पेन जाने लगता है, तो वो बैठने में उसको रिलीफ मिलता है स्टेनोसिस वाले केस में। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है, ये ऊपर से दिखा रहा है, ये वर्टिब्रा है, ये ऊपर से दिख रहा है, इस तरीके से दिखता है। और ये सेंट्रल कनाल होती है, जैसे हमारी स्पाइन के ऊपर से देखते हैं तो ये सेंट्रल कनाल है। एक जो हमारी sciatic नर्व होती है वो यहाँ से होके नीचे तक जाती है। ये देखिए यहाँ से भी क्लियर दिख रहा है, ये है फोरामेन, जिसको फोरामेन कनाल स्टेनोसिस भी कहते हैं। तो ये एरिया होता है फोरामेन का। और जैसे ये यहाँ से भी नर्व निकलती है और इसके बीच से भी होके जाती है। और ये जो इधर दिख रहे हैं ये होते हैं फेशर जॉइंट। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे स्लिप डिस्क होती है, स्लिप डिस्क इसके नीचे है, स्लिप डिस्क होगी तो वो यहाँ तक आ जाती है। इस तरीके से स्लिप डिस्क हमारी जो यहाँ पे नस होती है उसको दबा देती है और उसकी वजह से हमें sciatica होती है। तो ये स्लिप डिस्क की वजह से होता है। अब यहाँ पे होता है लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम फ्लेवम के टिश्यू होते हैं। तो कई बार जैसे बढ़ती उम्र के कारण क्या होता है, ये फूल जाता है, सूज जाता है, उसकी वजह से मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से इसका जो स्पेस है वो नैरो हो जाता है, यानी कम बचता है। और ये जो नस होती है यहाँ पे बहुत मोटी नस होती है तो उसको ये दबा देता है, प्रेस कर देता है। ये लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी इसको बोलते हैं। जब ये फूल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस, यानी कि जो सेंट्रल एरिया में स्टेनोसिस हुआ इसका स्पेस कम हो और यहाँ पे नस दबती है तो इसको कहते हैं सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस इस एरिया में। अब जो नस यहाँ से निकल रही है साइड से, इसको बोलते हैं फोरामेन। तो फोरामेन में एक तो यहाँ पे लेटरल रिसस स्टेनोसिस जिसको बोलेंगे। कई बार क्या होता है, बढ़ती उम्र में इन हड्डियों से बोनी मार्जिन निकल जाते हैं तो वो नस को प्रेस करने लगते हैं। तो उसको या तो लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड को हो, जिस साइड का भी होगा उसी साइड की लेग में पेन होगा और उस साइड की लेग में ही हमें दिक्कत या परेशानी होगी। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि दोनों साइड में भी होने लगता है तो दोनों साइड की लेग में दर्द होगा। अब जैसे यहाँ से नर्व बाहर निकली, यहाँ पहुंच गई, ये फेसर जॉइंट होते हैं और यहाँ पे भी आपको स्पेस दिख रहा है। यहाँ से जैसे ही नस निकलती है तो यहाँ आती है फेसर जॉइंट के पास। अब जैसे बढ़ती उम्र में क्या होता है, फेसर जॉइंट क्या होता है, घिसने लगता है और उनसे बोनी मार्जिन निकल जाते हैं, मतलब हड्डियां से निकलने लग जाती है। ये देखिए, ये फेसर जॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ से नस निकली, इसके पास आई, ये देखिए, और यहाँ से जैसे बोनी मार्जिन निकलेंगे तो नर्व को प्रेस कर देंगे तो उसको बोलते हैं फोरामेन कनाल स्टेनोसिस। या तो लेफ्ट साइड का होगा
या राइट साइड का, और कई बार क्या होता है कि दोनों साइड का भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा क्लियरली स्टेनोसिस किस तरीके से होता है। अब आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है अगर आपको खासकर खड़े वक्त दर्द ज़्यादा होता है और चलते वक्त ज़्यादा दर्द होने लगता है लेग में भी, और आपको नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग इस तरह की सेंसेशन होने लगती है चलते वक्त और खड़े वक्त। तो आइए जानते हैं किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, किसी पेशेंट को उल्टी की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको साथ में दस्त भी हो जाते हैं। जैसे कि इस केसेस में क्या होता है, आपको बढ़ती उम्र है, आपकी स्टेनोसिस भी हो गया है और साथ में आपकी स्लीप डिस्क भी हो गई है। ऐसा अगर दोनों चीज आपके साथ हो रही है तो तब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको स्टेनोसिस के साथ स्लीप डिस्क भी है तो आपने इस तरीके से लेटना है। दिन में 2-3 बारी आपको ये भुजंगासन नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से लेटना है और दिन में 2-3 बारी आप जितनी देर के लिए लेट सकते हैं, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उतना आप लेटे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी स्लीप डिस्क निकल गई है वो अंदर वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लेट सकते, उल्टे लेटने में आपको दिक्कत आती है, तो आप सीधे लेट जाए इस तरीके से, और लेग को ऐसे करके नहीं लेटना है, ऐसे स्लीप डिस्क वालों को ऐसे लेटना होता है। और अगर आपकी किसी एक लेग में पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप उस लेग को इस तरीके से भी रख सकते हैं। इस पोजीशन में कुछ देर के लिए लेटे और आपको रिलैक्स मिलेगा। अब एक्सरसाइज के लिए, जैसे स्टेनोसिस है आपको, तो एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पिलो लेना है आपने और अपने बटक के नीचे इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आप रख लेंगे अपने बटक के नीचे और फिर एक एक लेग को उठाएंगे और ऐसे करेंगे। ज़्यादा ऐसे नहीं करना है, बस इतना ही रखेंगे। एक एक लेग को उठाएंगे, अब इसको उठाएंगे ऐसे, 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे जितना आप कर सकते हैं, और 10-10 रेपिटेशन हर लेग के लिए करेंगे। जैसे बड़ी उम्र में कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दोनों नी को ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और कम से कम 10 रेपिटेशन करेंगे एक बार में, और दिन में 2-3 बार करें ये एक्सरसाइज इस तरीके से। ये करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है वो हम कोर के मसल्स जो होते हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए करेंगे, क्योंकि कोर के जो मसल है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो हमारी जो स्पाइन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और मसल्स का सपोर्ट करना जरूरी है स्पाइन के लिए, तभी वो सही से मूवमेंट कर पाएगी। तो कोर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे ये बटक एरिया है तो इसको स्क्वीज करेंगे। जैसे प्रेशर रोकने के लिए बटक को खींच लेते हैं, इस तरीके से खींचेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा ये ऊपर उठ जाएगा। ये बटक वाला एरिया, आपकी कमर नीचे जाएगी, पेट आपका टिल्ट हो जाएगा और ये बटक वाला एरिया ये ऊपर जाएगा। देखिए कैसे, दोबारा देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कैसे, ऐसे मतलब स्क्वीज करना है। अब रिलैक्स हो गया, फिर दोबारा से स्क्वीज करेंगे। बड़े ध्यान से देखना है इसको। मैं फिर से करके बताती हूँ। इससे एक्सरसाइज जब आप करेंगे इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए जिनको दोनों लेग में पेन है, सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस है। अब मैं बताती हूँ जैसे फोरामेन कनाल स्टेनोसिस है, जिनकी एक लेग में पेन है, तो ये पिलो आप सबसे पहले हटा दिया। पिलो हटाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मेरी इस लेग में पेन है, इस लेग में पेन है, तो मैं इस लेग को दूसरी लेग के ऊपर रख लूंगी और इस हाथ से, जो अपोजिट हाथ है मेरा अपोजिट साइड का, उससे इसके घुटने को पकड़ूंगी और इसको ऐसे दूसरी तरफ ले जाऊंगी। और ये ध्यान रखूंगी कि ना तो मेरा जो शोल्डर है वो उठने चाहिए, सिर्फ मेरी थोड़ी सी जो बटक एरिया है वो थोड़ा सा उधर जाना चाहिए। मेरे जो शोल्डर है, मेरी गर्दन है, वो वहीं पे रहना चाहिए झुके। तो ये ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये वाला एरिया मेरा रोटेट हो रहा है, बस ऊपर का एरिया वहीं का वहीं है। जितना आप कर सकते हैं, मतलब जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाना है, और 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करके फिर वापस लाना है। और इसी तरह अगर आपकी इस लेग में पेन है दूसरी वाली में, तो इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस वाले हाथ से इसको इस तरफ लाएंगे। बड़े धीरे से करना है, इसके भी कम से कम 10 रेपिटेशन आपने करने हैं।
और दिन में 2-3 बार करें इस तरीके से। तो ये हो गई एक्सरसाइज। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है आपने, जैसे ये मेरा इस लेग में मुझे पेन है, तो इस तरीके से मैं इस लेग को ऐसे ही रखूंगी बेंड करके, फैलाऊंगी नहीं, और जो दूसरी लेग है उसको रेज करूंगी और इतना रेज करूंगी कि इसका नी और इसका नी मतलब बराबर होने चाहिए, दोनों ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। देखिए दोनों बराबर हैं। फिर वापस लाऊंगी 5-10 सेकंड के लिए होल्ड करके, और दूसरी लेग से भी करूंगी। अगर आपकी एक लेग में पेन है तो एक लेग से करिए, अगर दोनों में पेन है तो दोनों लेग से कर सकते हैं आप 10-10 बार इस तरीके से। दोनों के नी देख लेना जब भी आप ये एक्सरसाइज करें कि दोनों के नी बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से फ्रेंड्स ये चारों एक्सरसाइज आप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम है तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इनको कंटिन्यू करिए, दिन में 2-3 बार ही करिए, आपको काफी आराम मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज बस इतना ही, फिर अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।